हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज के क्लास में हम सीए फाइनल एएफएम का, ठीक है, जो मॉक टेस्ट पेपर 2 आईसीएआई ने रिलीज किया अभी 3 अप्रैल को, उसमें एक केस स्टडी पूछी गई है 10 मार्क्स की, ठीक है। एंड वो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज में आता है वो है मल्टीलेटरल नेटिंग का, ठीक है। केस स्टडी जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड वो केस स्टडी अगर आप सॉल्व करोगे तो मुश्किल से क्या होगा, आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और पूरी की पूरी केस स्टडी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पूरे के पूरे 10 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बट वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि मल्टीलेटरल नेटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आईसीएआई ने पहली बार पूछा है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, मल्टीलेटरल नेटिंग का कॉन्सेप्ट देख के ही नहीं जाता है, ठीक है, तो वहां पर उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, ठीक है। वैसे देखो क्या होगा, जब आप केस स्टडी रीड करोगे तो आपको खुद को समझ में आती जाएगी चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बना ही नहीं पाओगे, आप खुद से बना सकते हो केस स्टडी, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट क्या हो रहा है वहां पर वर्ड देख के घबरा जा रहा है मल्टीलेटरल नेटिंग का, ठीक है, तो फिर तो क्या होगा, उसको 10 मार्क चलेंगे, ओके। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीलेटरल नेटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर में जो केस स्टडी पूछी गई उसको फटाफट से बना लेंगे, और बाद में हम क्या करने वाले, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मल्टीलेटरल नेटिंग का, ठीक है, जो मैंने लिया है एसीसीए का एएफएम के पेपर से, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्योंकि जो केस स्टडी पूछी गई थी वो तो एकदम ही सिंपल है, ठीक है। बट बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एसीसीए के एएफएम के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करके पूरा देखने वाले हैं, ओके। तो एक बार क्विकली देखो, हम मल्टीलेटरल नेटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट में जो है नेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके अंदर ही जो है हम क्या करते हैं, दो टाइप की नेटिंग पढ़ते हैं, एक होता है आपका बायलैटरल नेटिंग और एक होता है मल्टीलेटरल नेटिंग, ठीक है। तो बायलैटरल नेटिंग क्या होता है, ठीक है, देखो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बायलैटरल नेटिंग, तो अगर ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में हो रहा है या फिर दो सब्सिडियरीज के बीच में हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बायलैटरल नेटिंग सिस्टम जो है काम करेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो ये पूरा समझा दे रहा हूं, ठीक है। आप मान लो जो है इंडिया में जो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड का एक सब्सिडियरी है यूएसए में, ठीक है, जिसका नाम है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन, ओके। एबीसी लिमिटेड का एक सब्सिडियरी है यूएसए में जिसका नाम है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो देखो कौन कौन से। एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, गुड्स बेच रही है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड ने जो गुड्स बेचा है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को, उसका वैल्यू है, लेट सपोज करो $10,000, ठीक है। साथ ही में क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन जो उसके पास से क्या कर रही है, गुड्स खरीद भी रही है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड जो क्या कर रही है, एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से गुड्स खरीद भी रही है, ठीक है। और यहां पर अब एबीसी लिमिटेड ने जो एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से गुड्स खरीदा है उसका वैल्यू है, लेट सपोज करो $6,000, ओके। एबीसी लिमिटेड ने जो माल बेचा है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को उसका वैल्यू $10,000, और एबीसी लिमिटेड ने जो माल खरीदा है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से उसका वैल्यू $6,000, ठीक है। तो आप बताना यहां पर क्या होगा, क्या यहां पर एबीसी लिमिटेड ऐसा करेगी क्या कि वो एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को बोलेगी कि आप हमें $10,000 का पहले पेमेंट करो, ठीक है, और बाद में जो है वो क्या करेगी, एबीसी लिमिटेड जो है $6,000 का पेमेंट करने वाली है एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। आप खुद ही सोचो ना, एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, यहां पर नेट में सेटलमेंट कर देगी ना, ओके। एबीसी लिमिटेड ऐसा तो नहीं करने वाली कि वो एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को बोलेगी कि हमने आपको जो माल बेचा है उसके $10,000 जो आप पहले हमें दे दो, ठीक है, और बाद में हम आपको क्या करेंगे, आपके पास से जो हमने माल खरीदा है, ठीक है, $6,000 का, उसका हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नेट में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेट में सेटलमेंट कैसे होने वाले, एबीसी लिमिटेड जो है उसको क्या करना था, एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से $10,000 लेने थे, और एबीसी लिमिटेड को जो है क्या करना था, एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन को $6,000 देने थे। तो यहाँ पर नेट में जो है एबीसी लिमिटेड को क्या करना था, $4,000 लेना था एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से। तो वही तो होगा बस यहाँ पर, एबीसी लिमिटेड जो इसको क्या होगा, एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन के पास से नेट में जो है क्या होगा, $4,000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज हो रहा है ये क्या आपका बायलैटरल नेटिंग, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन अगर पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में हो रहा है या फिर दो सब्सिडियरीज के बीच में हो रहा है तो वहां पर बायलैटरल नेटिंग जो है क्या होता है, काम करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मल्टीलेटरल नेटिंग।
ठीक है। और बायलैटरल नेटिंग जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितनी बार काम में लेते हो, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो आपने क्या करा, 100 रुपए का माल बेचा, ठीक है। कोई एक फर्म है, उसको आपने 100 रुपए का माल बेचा और वही फर्म के पास से आप क्या करो, 60 रुपए का माल खरीद रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नेट में जो 40 रुपए मंगा लोगे उसके पास से, आपने 100 का माल बेचा तो उसको, और बाद में 60 का माल खरीदा है उसके पास से, नेट में क्या होगा, आप उससे 40 रुपए मांग लोगे, ठीक है। और क्या होगा, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। यही तो होता है बायलैटरल नेटिंग। बात समझ में आ गई? ओके। अब मल्टीलैटरल नेटिंग जो है वो क्या होता है, देखना। मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जो है कब काम में आता है, लेट सपोज करो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज है अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो उसकी एक सब्सिडियरी अमेरिका में, ठीक है, एक सब्सिडियरी उसकी क्या है, यूके में, ठीक है, एक सब्सिडियरी उसकी जर्मनी में, एक सब्सिडियरी उसकी हांगकांग में, एक सब्सिडियरी उसकी फ्रांस में, एक सब्सिडियरी उसकी इटली में, ठीक है। ऐसे उसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज है। या फिर उसकी अगर सब्सिडियरी नहीं है तो क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस है अलग अलग कंट्री में, और वो ब्रांचेस के थ्रू क्या कर रहा है, बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, आपका मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू पूरा समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके स्टडीमेट में जो एग्जांपल दे रखा है उसको देखो हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले लेते हैं। यहां पर देखो आपको एक इंटर सब्सिडियरी पेमेंट मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। यहां पर आपको एक इंटर सब्सिडियरी पेमेंट मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। एंड देखो यहां पर क्या लिखा है, रिसीविंग अफिलिएट लिख रखा है, एंड यहां पर पेइंग अफिलिएट्स लिख रखा है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखना यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा। फ्रांस जो है उसको क्या हो रहा है, देखो फ्रांस को जो है जर्मनी के पास से $40,000 मिलने वाले, फ्रांस को जो है यूके के पास से $60,000 मिलने वाले, और फ्रांस को जो है इटली के पास से $100,000 मिलने वाले, ठीक है। तो फ्रांस को जो पूरा मिला के रिसीट्स कितने का हो रहा है, $200,000 का हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर ये पूरे रिसीट्स दे रखे और ये जो है पूरे पेमेंट्स दे रखे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फ्रांस को जो है जर्मनी के पास से $40,000 मिल रहे, फ्रांस को जो है यूके के पास से $60,000 मिलेंगे, और फ्रांस को जो इटली के पास से $100,000 मिलेंगे। उसका जो टोटल रिसीट्स है वो कितना रहेगा, $200,000 का। वैसे ही फ्रांस को जो पेमेंट करना है वो क्या क्या है, देखो फ्रांस को जो है जर्मनी को पेमेंट करना है $60,000 का, फ्रांस को जो यूके को पेमेंट करना है वो कितना है, $80,000 का, और फ्रांस को जो इटली को पेमेंट करना है वो कितना है, $100,000 का। तो पूरा मिला के फ्रांस को जो पेमेंट करना है वो कितना है, $240,000 का है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जो इसको काम पे लगा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, फ्रांस को जो है नेट में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कितने का, $40,000 का। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो फ्रांस को पूरा मिला के जो रिसीट्स होने वाला है वो कितना है, $200,000 का है, और फ्रांस को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, $240,000 का है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, नेट में जो है फ्रांस को पेमेंट करना पड़ेगा कितने का, $40,000 का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फ्रांस को जो है जर्मनी के पास से कोई $40,000 नहीं आएंगे, फ्रांस को जो है यूके के पास से $60,000 कुछ आने वाले नहीं है, फ्रांस को इटली के पास से जो है $100,000 आने वाले नहीं, ना ही फ्रांस को जो है जर्मनी को $60,000 देना है, ना ही फ्रांस को जो है यूके को $80,000 देना है, ना ही फ्रांस को जो है इटली को $100,000 देना है। फ्रांस को सिर्फ क्या करना है, नेट में पेमेंट करना है, कितने का, $40,000 का। बात समझ में आ गई। अब जब मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को जो है काम पे लगाते हो तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे ट्रांसफर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, बहुत कम ट्रांसफर्स में क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही। और इस वजह से क्या होगा, आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है क्या होगी, बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा बार ट्रांसफर करोगे उतनी बार ज्यादा बार आपको क्या करना पड़ेगा, करेंसी का कन्वर्जन कराना पड़ेगा, ठीक है। बैंक को कमीशन वगैरह भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कम बार ट्रांसफर करोगे तो आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है क्या होगा, सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को जो है यूज में लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को जब आप काम पे लगा रहे हो तो वहां पर क्या होगा, वो जितने भी सब्सिडियरीज है, ठीक है, उन सब्सिडियरीज को पूरा मिला के कितना रिसीट्स होने वाला है और पूरा मिला के उनको कितना पेमेंट करना है वो आप देख लोगे, और बाद में उससे आप निकाल लोगे कि उस सब्सिडियरी को जो है नेट में रिसीट होगा या नेट में पेमेंट होगा। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर हमने देख लिया कि फ्रांस को जो है, ठीक है, क्या करना पड़ रहा है, नेट में जो है $40,000 का पेमेंट करना पड़ रहा है। वैसे आप जर्मनी के लिए देख लो, जर्मनी के लिए देख लो, जर्मनी को जो है पूरा मिला के जो रिसीट्स होने वाला है वो कितना है, $180,000 का, और जर्मनी को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, $130,000 का। तो यहां पर क्या होगा, जर्मनी को नेट में रिसीट्स होगा कितने का, $50,000 का। यहां पर क्या है, रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से,
ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी को क्या होगा, नेट में रिसीट्स होगा कितने का, $50,000 का। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी को कोई फ्रांस के पास से $60,000 मिलने वाले हैं क्या, नहीं। जर्मनी को जो है यूके के पास से भी $40,000 नहीं मिलेंगे, जर्मनी को जो इटली के पास से भी $80,000 नहीं मिलेंगे। वैसे ही जर्मनी को जो कोई फ्रांस को $40,000 का पेमेंट नहीं करना है, जर्मनी को जो यूके को भी $60,000 का पेमेंट नहीं करना है, जर्मनी को जो इटली को भी $30,000 का पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ जर्मनी को यहाँ पर क्या होगा, नेट में रिसीट होगा कितने का, $50,000 का। बात समझ में आ गई। तो मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को जैसे आप काम पे लगा देते हो तो वैसे ही क्या होता है, आपके ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और ट्रांसफर्स कम होने की वजह से क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाती है। बात समझ में आ गई, ओके। ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है, मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज है। बात समझ में आ गई। वैसे ही देखो आप क्या करोगे, अब यूके के लिए भी देख लो, यूके को जो है पूरा मिला के कितने का रिसीट्स होने वाला है, $210,000 का रिसीट होने वाला है, और यूके को जो है पूरा मिला के पेमेंट कितने का करना है, $160,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो नेट में बताना क्या होगा, नेट में जो है रिसीट्स होने वाला है कितने का, $50,000 का। बात समझ में आ गई। 210 माइनस 160, तो यहाँ पर रिसीट ज्यादा था पेमेंट से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेट में रिसीट्स होगा कितने का, $50,000 का, ओके। वैसे इटली के लिए देखो क्या होगा, इटली को जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितने का हो रहा है, $190,000 का, ठीक है। एंड इटली को जो पूरा मिला के जो पेमेंट करना है वो कितना है, $250,000 का है। बात समझ में आ गई। इटली को जो है पूरा मिला के जो रिसीट्स हो रहा है वो कितना है, $190,000 का है, और इटली को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, $250,000 का है। तो नेट में जो इटली को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा $60,000 का, ओके। 250 माइनस 190, ओके। यहाँ पर नेट में इटली को पेमेंट करना पड़ रहा है $60,000 का, ठीक है। आप देख लो नेट रिसीट्स जो है पूरा मिला के कितना आ रहा है, जर्मनी को जो है $50,000 का रिसीट हो रहा था नेट में, और यूके को भी जो है $50,000 का नेट में रिसीट हो रहा था। पूरा मिला के जो नेट रिसीट्स है वो कितना है, $100,000, ओके। और पूरा मिला के जो नेट में पेमेंट करना पड़ रहा है वो भी कितना आएगा, $100,000 ही आएगा। कैसे देख लो, फ्रांस को जो है नेट में पेमेंट करना पड़ रहा था $40,000 का, और साथ ही में इटली को भी जो है नेट में पेमेंट करना पड़ रहा था $60,000 का। तो पूरा मिला के कितना हो गया, $100,000 का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाते थे तो वहां पर पूरा मिला के जो आपको ट्रांसफर करना पड़ता था वो कितना रहता था, $780,000 का रहता था। बट जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे लगा दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ रहा है वो कितना है, सिर्फ $100,000 का ही है। बात समझ में आ गई, $100,000 का ही है। क्लियर, हाँ या ना, ओके। तो अब यहां पर बताना क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से। यहां पर क्या हो गया, आपको ट्रांसफर जो है कम अमाउंट का करना पड़ रहा है, तो आपकी क्या होगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेव हो जाएगी। क्लियर, हाँ या ना, ओके। जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाते हो तो आपको जो पूरे मिला के ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे उनका अमाउंट कितना रहेगा, $780,000 का रहेगा। और जैसे ही आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे लगा दोगे वैसे आपको अब पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ $100,000 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। $100,000 का ही करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर क्या हुआ, आपके बहुत ज्यादा क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाएगा। क्लियर, किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहां पर मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जब हम काम में लगा रहे हैं तो ट्रांसफर जो है $100,000 प्लस $100,000 का होगा, गलत। क्यों, समझो। यहां पर देखो क्या होगा, फ्रांस जो है वो क्या करेगी, $40,000 का पेमेंट कर देगी जर्मनी को, ठीक है। फ्रांस जो है क्या करेगी, $40,000 का पेमेंट कर देगी जर्मनी को। इटली जो है क्या करेगी, 60 में से 50 दे देगी यूके को, और जो बचे हुए 10 है वो दे देगी जर्मनी को। बात समझ में आ गई। और फ्रांस जो है क्या कर रहा है, पूरा के पूरा 40 जो है क्या कर रहा है, जर्मनी को दे दे रहा है, ठीक है। तो देखो पूरा सेटलमेंट हो जा रहा है। जर्मनी को जो है $50,000 मिलने चाहिए थे, जर्मनी को मिल जा रहे हैं। कैसे, फ्रांस के पास से 40,000 और इटली के पास से 10,000, और यूके को जो है $50,000 जो है पूरे के पूरे किसके पास से मिल जा रहे हैं, इटली के पास से मिल जा रहे हैं। पूरा यहाँ पर सेटलमेंट हो जा रहा है। तो ट्रांसफर तो क्या हो रहा है, सिर्फ $100,000 का ही हो रहा है ना। ट्रांसफर क्या $200,000 का हो रहा है क्या, नहीं। ट्रांसफर तो क्या हो रहा है, सिर्फ $100,000 का ही हो रहा है। फ्रांस क्या करेगा, $40,000 जो है क्या करेगा, दे देगा किसको, जर्मनी को। और इटली जो है वो क्या करेगा, $50,000 देगा यूके को, और $10,000 जो है क्या करेगा, दे देगा जर्मनी को। बात समझ में आ गई। फ्रांस क्या करेगा, पूरा की पूरा जो $40,000 है वो किसको दे देगा, जर्मनी को दे देगा, ठीक है। और इटली जो है वो क्या करेगा, जो उसको $60,000 का नेट में पेमेंट करना था वो क्या कर रहा है, $50,000 जो है उसका पेमेंट कर दे रहा हो पहले यूके को, और बचे हुआ जो $10,000 है, ठीक है, उसका वो पेमेंट कर दे रहा है जर्मनी को।
बात समझ में आ गई? तो ट्रांसफर कितने का हो रहा है? सिर्फ $100,000 का ही हो रहा है। यहां पर मिस्टेक मत कर देना। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, तो यहां पर हमने पूरा मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जो है ये पूरा देख लिया। ओके, बात समझ में आ गई? तो जो केस स्टडी पूछी गई थी उसमें भी क्या था, उन्होंने इंटर सब्सिडियरी पेमेंट मैट्रिक्स आपको बना के दे दिया था। आपको सिर्फ क्या करना था, नेटिंग शेड्यूल बनाना था। आपको सिर्फ नेटिंग शेड्यूल बनाना था और आपका आंसर आ जा रहा था। ओके, इतना सिंपल चीज था वो। ओके, बट मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो क्या करेगा, आपको पेमेंट मैट्रिक्स बना के नहीं देगा। ठीक है, जो इंटर सब्सिडियरी पेमेंट मैट्रिक्स बना के नहीं देगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, बट एक बार अभी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से जो केस स्टडी पूछी गई है, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर में, उसको क्या कर रहे हैं, फटाफट से बना ले रहे हैं। ठीक है, ओके, रीड कर लो क्या दिया है आपको। A US parent company has a subsidiaries in France, Germany, UK and Italy. Okay, the amounts due to and from the affiliates is converted into a common currency, that is US dollar, and entered in the following matrix. ठीक है, देखो मल्टीलैटरल नेटिंग का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी। ठीक है, अब सेटलमेंट करेंसी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सा होता है, जो पेरेंट कंपनी, ठीक है, जो भी कंट्री में, उस कंट्री का जो होम करेंसी रहेगा उसको हम क्या करते हैं, सेटलमेंट करेंसी मानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, यहां पर जो है पेरेंट कंपनी जो है वो कहां पर है, यूएस में। ठीक है, और यूएस का होम करेंसी कौन सा है, यूएस डॉलर्स। इसके लिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम, जो सेटलमेंट करेंसी है वो कौन सा ले रहे हैं हम, यूएस डॉलर्स ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? अब यहां पर तो ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, जो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना उसमें क्या होगा, ये सब चीज आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? ओके, क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है मल्टीलैटरल नेटिंग का, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट करेंसी। सेटलमेंट करेंसी क्या रहेगा वो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटलमेंट करेंसी जो है आप कौन सा मानते हो, पेरेंट कंपनी जो भी कंट्री में बेस्ड है उस कंट्री का जो होम करेंसी उसको हम क्या करते हैं, सेटलमेंट करेंसी मानते हैं। ओके, या फिर मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सेटलमेंट करेंसी मानते हैं। ठीक है, जिस करेंसी में हमारे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस करेंसी को भी हम सेटलमेंट करेंसी मान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको ये नहीं दे रखा है कि पेरेंट कंपनी जो है कौन सी कंट्री में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप देखना कि कौन सी करेंसी में जो सबसे ज्यादा बार ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी करेंसी में सबसे ज्यादा बार ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वगैरह वो आपको देखना पड़ेगा, और उस करेंसी को बाद में आप क्या करोगे, सेटलमेंट करेंसी मान लो। ओके, क्लियर? यहां पर तो उसने दे ही रखा था आपको कि कॉमन करेंसी जो सेटलमेंट करेंसी जो आप कौन सा मान रहे हो, यूएस डॉलर मान रहे हो। ओके, फिर क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, जो भी बैलेंसेस है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, जो भी बैलेंसेस है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, और बाद में तीसरा जो स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हो, मैट्रिक्स बनाते हो। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, मैट्रिक्स बनाते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट करेंसी, दूसरा स्टेप होता है कि जो भी बैलेंसेस है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी में, तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना पड़ता है, आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, चौथा जो स्टेप है उसमें आप क्या करते हो, नेटिंग शेड्यूल बनाते हो। ठीक है, और पांचवा जो स्टेप है उसमें क्या होता है, आपका नेट में सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, ये 5 स्टेप इन्वॉल्व रहती है आपके मल्टीलैटरल नेटिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से देखो मैं आपको बता रहा हूँ 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, सेटलमेंट करेंसी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, जितने भी बैलेंसेस है उन सभी बैलेंसेस को आपको कन्वर्ट कर देना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, अब यहां पर देखो पहली 2 स्टेप्स आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पहली 2 स्टेप्स ऑलरेडी केस स्टडी में उसने करके दे दिया था कि सेटलमेंट करेंसी कौन सा, यूएस डॉलर है, और क्या हो रहा है, बैलेंसेस जो है वो भी उसने ऑलरेडी देखो कन्वर्ट कर दिया था यूएस डॉलर्स में। मैट्रिक्स में जो भी फिगर्स लिख रखी है ये सब क्या है, यूएस डॉलर्स में। मैट्रिक्स में जो पूरी फिगर्स लिख रखी है क्या है, यूएस डॉलर्स में। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी जो है बैलेंसेस भी क्या कर रखा था, कन्वर्ट कर दिया था सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, ये मैट्रिक्स में जो भी फिगर्स लिख रखी है ये सब यूएस डॉलर्स में ही है ना, उसने ऑलरेडी बैलेंसेस जो थे उसको भी कन्वर्ट कर दिया था सेटलमेंट करेंसी में। तो सेकंड वाला स्टेप भी आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, आप मैट्रिक्स बनाते हो। ठीक है, अब केस स्टडी में तीसरा स्टेप भी आपको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं थी, उसने खुद से ही आपको क्या करा था, ये पूरा मैट्रिक्स भी बना के दे दिया था। ठीक है, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो क्वेश्चन था, ये वाला जो केस स्टडी था, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, ये पहली जो 3 स्टेप्स थी वो तो ऑलरेडी उसने करके ही दे दिया। सेटलमेंट करेंसी क्या रहेगा उसने बता दिया, यूएस डॉलर है।
बैलेंसेस को उसने कन्वर्ट कर दिया खुद से सेटलमेंट करेंसी में, और मैट्रिक्स भी उसने बना के दे ही दिए। ठीक है, बस आपको क्या करना था, नेटिंग शेड्यूल बनाना था और बाद में नेट में सेटलमेंट कर देना था। ठीक है, तो पहली 3 स्टेप उसने करके दे दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है वैसे, और बाद की जो 2 स्टेप्स है वही सिर्फ आपको अब करनी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, हम नेटिंग शेड्यूल बना लेंगे। ठीक है, बट आगे एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन को, क्या बोला है देखो आगे। द ट्रेजरर ऑफ यूएस पेरेंट कंपनी सजेस्टिंग डेट बाय अप्लाइंग मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम द कंपनी कैन सेव अ लॉट ऑफ ट्रांसफर ऑब्लिक एक्सचेंज कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, जैसे आप मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे लगा दोगे, आपको क्या होगा, बहुत कम ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बहुत कम ट्रांसफर करने की वजह से क्या होगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांसफर कॉस्ट है, वो क्या होगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। द कंपनीज बोर्ड अग्रीड विद द ट्रेजरर्स प्रपोजल फ्रॉम द अबाव केस सिनेरियो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले नेटिंग शेड्यूल बना देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, नेटिंग शेड्यूल बना रहे हैं, फटाफट से देखना। ठीक है, तो नेटिंग शेड्यूल जब आप बनाओगे तो क्या होगा, पहले तो जो कंट्रीज में आपकी सब्सिडियरीज है उनका नाम लिख दो। तो क्या हो गया, फ्रांस, देन जर्मनी, फिर उसके बाद यूके, और क्या है, इटली। ठीक है, फ्रांस का जो रिसीट्स है और फ्रांस का जो पेमेंट्स है वो लिख लो। फ्रांस का जो पूरा मिला के रिसीट्स होने वाला था, कितना था, यहां पर देखो 400,000 यूएस डॉलर्स के, 400,000 यूएस डॉलर्स, और पेमेंट कितना था, 480,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, यहां पर भी सेम तरीके से मैट्रिक्स बनाए हुए हैं, ये सब आपके रिसीविंग अफिलिएट्स है और ये क्या है, पेइंग अफिलिएट्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रांस को जो है पूरा मिला के 400,000 यूएस डॉलर्स आने वाला है, और फ्रांस को जो पूरा मिला के पेमेंट करना हो कितना है, 480,000 यूएस डॉलर्स का है। ये क्या है, पूरी रिसीट्स है, और ये सब क्या है, पेमेंट्स। ठीक है, यहां पर इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा, फ्रांस को जो है जर्मनी के पास से 80,000 यूएस डॉलर आएंगे, फ्रांस को जो यूके के पास से 120,000 यूएस डॉलर आएंगे, फ्रांस को जो इटली के पास से 200,000 यूएस डॉलर्स आएंगे। ठीक है, तो पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 400,000 यूएस डॉलर्स का है। वैसे फ्रांस को जो पेमेंट करना है वो क्या क्या है, देखो जर्मनी को पेमेंट करना है 120,000 यूएस डॉलर्स का, यूके को पेमेंट करना है 160,000 यूएस डॉलर्स का, एंड इटली को पेमेंट करना है 200,000 यूएस डॉलर्स का। पूरा मिला के जो पेमेंट करना है वो कितना है, 480,000 यूएस डॉलर्स का। ओके, तो रिसीट्स है 400,000 यूएस डॉलर्स का, और पेमेंट कितना है, 480,000 यूएस डॉलर्स का। यहां पर नेट में क्या होगा, रिसीट्स आएगा कि पेमेंट्स आएगा, यहां पर नेट में पेमेंट आएगा। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, नेट में पेमेंट आ रहा है। कितने का पेमेंट आ रहा है, 80,000 यूएस डॉलर का। ठीक है, यहां पर नेट में पेमेंट आ रहा है 80,000 यूएस डॉलर का। ठीक है, 480 माइनस 400 करने पे कितना हो गया, 80। नेट में पेमेंट आ रहा है 80,000 यूएस डॉलर। वैसे ही जर्मनी के लिए कर लो, क्या है देखना, जर्मनी को जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितने का होने वाला है, 360,000 यूएस डॉलर्स का, और पूरा मिला के जो पेमेंट करना है वो कितना है, 260,000 यूएस डॉलर्स का। नेट में जो है जर्मनी को क्या होगा, रिसीट्स होगा कितने का, 100,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, 360 माइनस 260 यानी कितना हो गया, 100,000 यूएस डॉलर्स का नेट में रिसीट्स होगा जर्मनी को। यूके को देखो ना क्या है, यूके को जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितने का होगा, 420,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, और यूके को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, 320,000 यूएस डॉलर्स का। तो नेट में जो है यूके को भी क्या होगा, रिसीट्स होगा कितने का, 100,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, 420 माइनस 320 यानी कितना हो गया, 100। इटली के लिए देख लो, इटली को जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितने का है, 380,000 यूएस डॉलर्स का है, और इटली को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, 500,000 यूएस डॉलर्स का। ओके, यहां पर इटली को जो है नेट में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा कितने का, 120,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, यहां पर देखो पूरा मिला के जो नेट रिसीट्स है वो कितना है, 200,000 यूएस डॉलर्स का है, और पूरा मिला के जो नेट पेमेंट है वो कितना है, 200,000 यूएस डॉलर्स का ही है। ओके, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200, और यहां पर 80 प्लस 120 कितना हो गया, 200। तो पूरा मिला के जो नेट रिसीट्स हो कितना है, 200,000 यूएस डॉलर्स का, पूरा मिला के जो नेट पेमेंट हो कितना है, 200,000 यूएस डॉलर्स का। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ओके, तो यहां पर हमने नेटिंग शेड्यूल बना लिया, क्लियर। अब यहां पर देखो उसने जो क्वेश्चंस पूछा है उसको फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको एक बार रीड करो।
बिफोर अप्लाइंग मल्टीलेटरल नेटिंग इट इज नेसेसरी टू अप्लाई। क्या हो रहा है यहां पर, मल्टीलेटरल नेटिंग जो है अप्लाई करने के पहले क्या अप्लाई करना जरूरी है, बायलेटरल नेटिंग। ठीक है, एक तरीके से यहां पर बायलेटरल नेटिंग ही कर रहे हो ना, कि फ्रांस को जो है क्या करना है, फ्रांस को जो है क्या हो रहा है, 400,000 यूएस डॉलर का रिसीट्स हो रहा है, और फ्रांस को जो है पूरा मिला के जो पेमेंट करना हो कितना है, 480,000 यूएस डॉलर्स का है। तो नेट में जो है फ्रांस को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 80,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, यही होता है ना बायलेटरल नेटिंग। आप ऐसा मान लो कि फ्रांस ने जो है गुड्स बेचा था, ठीक है, फ्रांस ने अलग अलग सब्सिडीज को गुड्स बेचा था, उसके पास से जो है तो पूरा मिला के कितना आने वाला था, 400,000 यूएस डॉलर्स आने वाला था। और फ्रांस ने जो अलग अलग सब्सिडीज है उनके पास से क्या कर रहा था, गुड्स खरीदा भी था, उसके लिए जो उसको पेमेंट करना था कितना था, 480,000 यूएस डॉलर्स का था। ठीक है, तो यहाँ पर नेट में जो फ्रांस को पेमेंट करना पड़ रहा है वो कितना है, 80,000 यूएस डॉलर्स का है। ठीक है, तो मल्टीलेटरल नेटिंग जो है अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बायलेटरल नेटिंग जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक है, इसको रीड करो। थ्रू मल्टीलेटरल नेटिंग दिस ट्रांसफर्स विल बी रिड्यूस टू। अगर आप मल्टीलेटरल नेटिंग को काम पे नहीं लगाते थे, ठीक है, तो उस केस में ट्रांसफर कितने का होता था, 1560, ठीक है, 1560,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, 1,560,000 यूएस डॉलर्स का। ठीक है, ये सब फिगर्स आपकी क्या थी, यूएस डॉलर्स इन 1000 था ना। तो अगर आप मल्टीलेटरल नेटिंग को काम पे नहीं लगाते थे तो उस केस में आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ता था, ठीक है, जब आप मल्टीलेटरल नेटिंग को काम पे नहीं लगाते थे तो उस केस में आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर्स करने पड़ते थे उनकी पूरी मिला के जो अमाउंट रहती थी वो कितनी रहती थी, 1560,000 यूएस डॉलर्स रहता था। ठीक है, बट जब आप क्या कर रहे हो, मल्टीलेटरल नेटिंग को जो है काम पे लगा दे रहे हो, तो उस केस में अब आपको जो ट्रांसफर्स करना पड़ रहा है उसका पूरा मिला के अमाउंट कितना रहेगा, सिर्फ 200,000 यूएस डॉलर्स का ही रहेगा। ठीक है, अब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर्स करना पड़ रहा है उसका अमाउंट कितना रहेगा, सिर्फ 200,000 यूएस डॉलर्स का ही रहेगा। देख लो 200,000 कितना लिखा है, थ्रू मल्टीलेटरल नेटिंग दिस ट्रांसफर्स विल बी रिड्यूस्ड टू कितना, 200,000 यूएस डॉलर्स, 200,000 यूएस डॉलर्स यानी कितना हो गया, 2 लाख डॉलर्स। 2 लाख डॉलर्स यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। द नेट पेमेंट ऑब्लिक नेट रिसीट्स फॉर फ्रांस आफ्टर नेटिंग ऑफ शैल बी। ठीक है, तो नेटिंग स्केड्यूल में आपको दिख जाएगा फ्रांस को क्या करना पड़ रहा है, नेट में पेमेंट करना पड़ रहा है कितने का, 80,000 डॉलर्स का। नेट पेमेंट ऑफ 80,000 डॉलर्स। ठीक है, नेट पेमेंट ऑफ 80,000 डॉलर्स, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, एकदम आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार। द नेट पेमेंट ऑब्लिक नेट रिसीट्स फॉर इटली आफ्टर नेटिंग ऑफ शैल बी। इटली के लिए देख लो नेटिंग स्केड्यूल में इटली के इसमें क्या दिख रहा है, 120,000 डॉलर्स का नेट में पेमेंट दिख रहा है। इटली को जो है नेट में पेमेंट करना पड़ रहा है 120,000 डॉलर्स का। ठीक है, तो नेट पेमेंट ऑफ 120,000 डॉलर्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको देखना एक बार, रीड करो। सपोज इफ द ट्रांसफर चार्जेस आर 0.01% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड, then by applying multilateral netting techniques there will be reduction in overall cost of transfer by। ठीक है, अगर आप मल्टीलेटरल नेटिंग को काम पे नहीं लगाते थे तो उस केस में आपका जो ट्रांसफर चार्जेस था, ठीक है, वो तो क्या बोल रखा है, 0.01% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो आपका जो पूरा मिला के ट्रांसफर कॉस्ट रहता था, ठीक है, वो कितना रहता था, देखो 0.01% ऑफ 1560,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, क्योंकि जब आप मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाओगे तो उस केस में आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ रहा है उसका अमाउंट कितना रहेगा, 1560,000 यूएस डॉलर्स का रहेगा। ठीक है, और बाद में उसका जब आप 0.01% फाइंड करोगे तो क्या होगा, आपका ट्रांसफर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो 0.01% ऑफ कितना आ गया, 1560,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, कितना आएगा बताना, कर लो फटाफट से। तो 1560,000 यूएस डॉलर्स यानी कितना हो रहा है, 15,60,000 यूएस डॉलर्स, 15,60,000 यूएस डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.01%, ये आ रहा है आपका कितना, $156। ओके, तो जब आप मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाते हो उस केस में आपका ट्रांसफर कॉस्ट कितना आ रहा है, $156 का आ रहा है। ओके, एंड जैसे ही आप मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे लगा दोगे तब आपको जो पूरा मिला के ट्रांसफर करना पड़ रहा है वो कितना है, 200,000 यूएस डॉलर्स का ही। ठीक है, अब आप पूरा मिला के जो ट्रांसफर करोगे उसका पूरा मिला के जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 200,000 यूएस डॉलर्स ही आएगा। तो अब आपका जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो कितना रहेगा बताना,
अब आपका जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो पूरा मिला के कितना रहेगा 0.01% ऑफ 200,000 US डॉलर्स। कितना आ जाएगा देख लो, तो 200,000 US डॉलर्स यानी कितना हो रहा है 2 लाख डॉलर्स। तो 2 लाख डॉलर्स का 0.01% यानी कितना आ रहा है $20 आ रहा है। ठीक है, तो आप ही बताओ मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम जैसे ही आप काम पे लगा दे रहे हो उससे आपका कितना ट्रांसफर कॉस्ट जो है सेव हो जा रहा है, $156 माइनस $20। ठीक है, अब आपको जो है सिर्फ क्या हो रहा है ट्रांसफर कॉस्ट में $20 ही लग रहे हैं और पहले कितने लग रहे थे $156 लग रहे थे। कितना बच गया, कितना बच गया 156 माइनस 20 यानी कितना हो गया $136। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। ओके, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको लेट सपोज करो मल्टीलैटरल नेटिंग नहीं भी पता है तो भी आप नॉर्मल नेटिंग वर्ड का मतलब तो आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, नेटिंग मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज करो हमने एक पार्टी को माल बेचा भी और वही पार्टी के पास से हम माल खरीद भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने माल बेचा है उसके लिए हमें क्या करना था, उससे 10,000 रुपये लेना था और जो हमने माल खरीदा है उसके पास उसके लिए हमें उसको 7,000 रुपये देना था। नेट में क्या होगा, हमें 3,000 रुपये मिलेंगे। वही होता है ना नेटिंग। बात समझ में आ गई कि हमें 10,000 रुपये लेना था उससे और 7,000 रुपये देना था, तो नेट में क्या होगा 3,000 रुपये हमें लेना है उसके पास से। ये हो गया नेटिंग। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर भी, हम वही चीज कर रहे हैं। फ्रांस को जो है क्या था, पूरा मिला के $400,000 मिलने वाले थे और फ्रांस को पूरा मिला के जो है $480,000 का पेमेंट करना था। तो नेट में जो है फ्रांस को क्या करना पड़ेगा, $80,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही जर्मनी को जो है पूरा मिला के 360,000, ठीक है, $360,000 मिलने वाले थे। ठीक है, और जर्मनी को जो पूरा मिला के पेमेंट कितने का करना था, $260,000 का करना था। ठीक है, तो नेट में क्या हो रहा है, जर्मनी को अब क्या होगा $100,000 मिल जाएंगे। ठीक है, 360 माइनस 260 क्या हो गया, जर्मनी को जो यहाँ पर नेट में क्या हो रहा है $100,000 मिल रहे। वैसे ही हमने यूके और इटली के लिए भी देख लिया। और क्या है, ओके, समझ में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आ जाता है 10 मार्क के लिए तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगी, क्योंकि क्या होगा मुश्किल से आपको 4-5 मिनट लगेंगे और आप ये क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, और घबराना मत कभी भी। क्वेश्चन में अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो आपको पढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, या फिर आप उसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्मल क्या करो, वहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। एमसीक्यूज में मतलब ये आपके आ रहे हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उससे भी थोड़ा बहुत आपको चीजें क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, उसने जिस तरीके से आपको ऑप्शंस दे रखा था उस हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखना। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके ऑप्शंस देखो और क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके एक बार ऑप्शंस देखो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मान लो आप कि मल्टीलैटरल नेटिंग जो है, ठीक है, मल्टीलैटरल नेटिंग को जब आप काम पे लगा दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर्स करना पड़ रहा है उसका जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना है, $50,000 है। कितना है, $50,000। ठीक है, आपने क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व किया नहीं, आपने मान लिया कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 के इसमें ऑप्शन नंबर ए को अगर आप करेक्ट मान रहे हो तो उस हिसाब से आपका पता ना कितना ट्रांसफर कॉस्ट सेव होना चाहिए, आपका कितना ट्रांसफर कॉस्ट सेव होना चाहिए। ठीक है, जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाते हो तो उस केस में आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ेगा उसका टोटल अमाउंट कितना रहेगा, $1,560,000 का रहेगा। ठीक है, और जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे लगा दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ रहा है उसका पूरा मिला के अमाउंट कितना रहेगा, $50,000 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15,60,000 माइनस क्या होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01%। ये करने से क्या होगा, आपका पूरा मिला के कितना ट्रांसफर कॉस्ट सेव होने वाला है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे नहीं लगाओगे तो उस केस में आपको जो ट्रांसफर कॉस्ट लगने वाली हो क्या रहेगा, 15,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01%। और जैसे ही आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे लगा दोगे तब आपको जो ट्रांसफर कॉस्ट लगेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01%। इन दोनों को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 0.01% कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में कितना आ गया, 15,60,000 माइनस 50,000 कर लो। 15,60,000 माइनस 50,000 करने पे कितना आ रहा है, फटाफट से कर लो। क्या आ रहा है, 15,10,000 और इसका 0.01% निकालो, कितना आ रहा है, $151। ऐसा कोई भी ऑप्शन है क्या? ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें एक भी ऑप्शन आपको $151 दे रखा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो हम ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो है क्या हो रहा है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, ऐसा हम मान ले रहे कि मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को जैसे आप काम पे लगा दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर्स करना पड़ रहा है कितना है, $100,000 का ही। तब उस केस में आपका जो ट्रांसफर कॉस्ट में सेविंग होगा वो कितना रहेगा, देखो 15,60,000 माइनस 50,000 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मान रहे हैं। ओके, तो अब देखना हमारा ट्रांसफर कॉस्ट में कितना सेविंग्स होगा, 15,60,000 माइनस 1 लाख, ठीक है, और ये जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 0.01% से, तो 15,60,000 माइनस 1 लाख करने पे कितना आएगा, 14,60,000 आएगा। एंड 14,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01% कितना आ रहा है, $146 आ रहा है। ठीक है, तो देख लो आप क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कोई भी ऑप्शन $146 दे रखा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये भी पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी करेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, अब आप क्या करो, ऑप्शन नंबर सी चेक करो। तो हम ये मान रहे हैं कि मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को जैसे आप काम पे लगा दोगे, ठीक है, तो उस केस में आपको पूरा मिला के अब जो ट्रांसफर्स करना पड़ेगा उसका अमाउंट कितना रहेगा, $150,000 रहेगा। कितना रहेगा, $1,50,000 रहेगा। ठीक है, अब इस केस में आपका पूरा मिला के ट्रांसफर कॉस्ट की कितनी सेविंग्स होगी वो हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 15,60,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, क्योंकि जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम को काम पे नहीं लगाओगे उस केस में आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर्स करना पड़ेगा उसका अमाउंट कितना रहेगा, 15,60,000 करेगा। ठीक है, और जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे लगा दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ रहा है कितना, सिर्फ $1,50,000 का ही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ट्रांसफर कॉस्ट सेव हो जाएगी वो कितना रहेगा, 15,60,000 माइनस 1,50,000, ये आप कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.01% से। कितना आ रहा है, देखो 15,60,000 माइनस 1,50,000 कितना हो गया, 14,10,000, और इसका 0.01% निकाल लो, कितना आ रहा है, $141 आ रहा है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें कोई भी ऑप्शन में $141 दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, और यहां पर देखो क्या होगा, आपका आंसर आ भी जाएगा कि जब आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे नहीं लगाते हो तो उस केस में आपको जो पूरा मिला के ट्रांसफर्स करना पड़ेगा उसका अमाउंट कितना रहेगा, $15,60,000 रहेगा। और जैसे आप मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम काम पे लगा देते हो तो उस केस में जो आपका पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ $2,00,000 का ही रहेगा। ठीक है, 200,000 यानी कितना हो गया, $2,00,000। ठीक है, तो अब ट्रांसफर कॉस्ट में आपकी कितनी की सेविंग्स हो जाएगी, 15,60,000 माइनस 2,00,000 यानी कितना हो गया, 13,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01% यानी कितना हो गया, $136। और $136 जो है वो क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन में दिख जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने ऑप्शंस जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाए नहीं थे। ठीक है, यहां पर आप ऑप्शन से भी कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने एक एक ऑप्शन करके चेक किया और उससे क्या हो रहा है आपको पता चलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के जब आप ऑप्शंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, क्वेश्चन 15 के जो ऑप्शंस दे रखे तो भी आपको साथ साथ में देखते जाना पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो गया, आपका 12 और 15 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 13 और 14 तो वैसे ही बहुत आसान है। वो क्या पूछ रहा है, नेट पेमेंट ऑब्लिक नेट रिसीट्स क्या रहेगा फ्रांस का आफ्टर नेटिंग ऑफ शैलबी। ये तो क्लियरली दिख ही रहा है ना, फ्रांस को जो है पूरा मिला के रिसीट्स हो रहा है $400,000 का, और फ्रांस को जो पूरा मिला के पेमेंट करना है वो कितना है, $480,000 का। तो नेटिंग ऑफ जब आप कर दोगे तो क्या होगा, फ्रांस को नेट में पेमेंट करना पड़ेगा $80,000 का। 13 और 14 तो वैसे ही बहुत ज्यादा सिंपल थे। ठीक है, इटली के केस में भी क्या होगा, इटली को पूरा मिला के रिसीट्स हो रहा है कितने का, $380,000 का, और इटली को जो पूरा मिला के पेमेंट करना हो कितना है, $500,000 का। नेट में क्या होगा, इटली को पेमेंट करना पड़ेगा कितने का, $120,000 का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप थोड़ा बहुत बराबर से ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो उससे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए। क्लियर, बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। चलो, यहां पर जो है हमने मॉक टेस्ट पेपर में जो केस स्टडी पूछी गई थी, ठीक है, 10 मार्क्स की, हमने पूरी सॉल्व कर ली। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह भी जो है अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अभी देखना एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, कि हम ACCA का जो AFM का पेपर है उससे जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से बना ले रहे हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसने आपको कोई मैट्रिक्स वगैरह बना के दिया नहीं है, उसने कोई बैलेंसेस वगैरह कन्वर्ट करके आपको दिया नहीं है सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एक एक स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा मैंने स्टेप्स क्या बताई थी कि मल्टीलैटरल नेटिंग का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेगी। पहला स्टेप क्या रहेगा कि सेटलमेंट करेंसी क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि सभी बैलेंसेस को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेटलमेंट करेंसी में। तीसरा स्टेप क्या होता है, आप क्या करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे।
चौथा स्टेप क्या होता है, आपको नेटिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है, और पांचवा स्टेप जो है वो क्या होता है, आप नेट में सेटलमेंट कर देते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स वगैरह बना के दिया नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पर उसने जो बैलेंसेस थे, ये जो बैलेंसेस थे उसको सेटलमेंट करेंसी में उसने कन्वर्ट करके आपको दिया है। आपको ये सब चीज आप खुद से करनी है, तो क्या होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान ही है, बस क्या हो गया, लेंदी हो जाएगा। ओके, ये आपको डिस्क्रिप्टिव वाले इसमें पूछ सकता है, इसको देखो मैं आपको फटाफट से अभी पूरा सॉल्व करके बता दे रहा हूं। ओके, रीड करते जाओ। ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पूरी उसको रीड करते जाओ। कैंड्यूरी कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यूजिंग मल्टीलैटरल नेटिंग फ्रॉम द यूके विद द स्टर्लिंग पाउंड एज द बेस करेंसी। ठीक है, तो यहां पर उसने सेटलमेंट करेंसी तो आपको दे दिया। ठीक है, पहला वाला स्टेप यहां पर भी आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसने बता दिया यहां पर सेटलमेंट करेंसी जो है, ठीक है, सेटलमेंट करेंसी जो क्या रहेगा आपका, स्टर्लिंग पाउंड रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका क्या है, सेटलमेंट करेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने लिख के दे दिया है। बात समझ में आ रही? बेस करेंसी बोल दो, सेटलमेंट करेंसी बोल दो, एक ही बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी वहां पर कॉमन करेंसी भी लिखा होता है, सबका मतलब एक ही रहेगा। ओके, आगे देखना, इफ मल्टीलैटरल नेटिंग इज अंडरटेकन स्पॉट मिड रेट्स वुड बी यूज्ड। ठीक है, ये जो आपको आगे बैलेंसेस दिए रहेंगे इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सेटलमेंट करेंसी में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट यूज में लेना पड़ेगा। तो उसने बता दिया है कि आपको स्पॉट मिड रेट यूज में लेना है। ठीक है, स्पॉट मिड रेट जो है उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा। ओके, आगे देखना, द फॉलोइंग कैश फ्लोज आर ड्यू इन 3 months बिटवीन कैंड्यूरी कंपनी एंड 3 of its सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है, तो कैंड्यूरी कंपनी क्या हो गया, पेरेंट कंपनी है, और इसकी 3 सब्सिडियरी कंपनीज भी है। ठीक है, आगे रीड करो, द सब्सिडियरी कंपनीज आर लेकेमा कंपनी बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एक सब्सिडियरी यूएस में है जिसका नाम क्या है, लेकेमा। ओके, फिर दूसरी कंपनी जो है उसका नाम है जाइया। ठीक है, और ये क्या है, कनाडा में। ओके, और तीसरी सब्सिडियरी जो उसका नाम है गोचिसो। ठीक है, और ये क्या है, जापान में। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो कैंड्यूरी कंपनी है इसकी 3 सब्सिडियरीज थी ना, तो 3 सब्सिडियरीज कहाँ पे, एक यूएस में, एक यूके में, नहीं सॉरी, एक यूएस में, एक कनाडा में, एक यूएस में, एक कनाडा में, और एक जापान में। बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे देख रहे हैं। अब यहां पर देखो आपको एक टेबल उसने दिया है, आपको एक टेबल उसने दे रखा है, क्या लिख रखा है देखो, ओड बाय, ओड टू, और क्या दिया है, अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो कैंड्यूरी कंपनी लिखा है, ओड बाय के नीचे कैंड्यूरी कंपनी लिखा है, ओड टू के नीचे लेकेमा कंपनी लिखा है, और अमाउंट कितना लिखा है, $4.5 million US, $4.5 million US। ठीक है, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स बना ले रहे हैं। ठीक है, और वो मैट्रिक्स में अभी हम जो फिगर्स लिखेंगे वो क्या रहेगा आपका, सेटलमेंट करेंसी में नहीं रहेगा, ये जो नॉर्मल इन्होंने फिगर्स दे रखी है उसको हम वैसे की वैसा लिखते जाएंगे। ओके, यहां पर देखना हम बनाते जा रहे हैं, ये लेकेमा, जाइया, वो क्या था, गोचिसो वगैरह, वो सब हम नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, इनकी जो कंट्री का नाम है वो बोलते जाएंगे। ठीक है, ये यूके था, ये आपका लेकेमा मतलब क्या था, यूएस था, यहां पर भी कैंड्यूरी यानी यूके है, जाइया मतलब कनाडा बेस्ड था। ठीक है, यहां पर आप CAN लिख दो कनाडा के लिए, फिर गोचिसो जो है जापान का था। ठीक है, जाइया जो है कनाडा का था, आगे गोचिसो ये जापान का, लेकेमा यूएस का, जाइया कनाडा का, लेकेमा यूएस का। ठीक है, जाइया फिर ये कनाडा का, कैंड्यूरी यूके, डोकामा लेकेमा कंपनी जो यूएस में था। ठीक है, गोचिसो जो है जापान में था। ओके, फिर लेकेमा जो है यूएस में, और कैंड्यूरी कंपनी जो है यूके में। ठीक है, पेरेंट कंपनी जो यूके में, ठीक है, लिखा हुआ है कैंड्यूरी कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यूजिंग मल्टीलैटरल नेटिंग जो है फ्रॉम द यूके विद द स्टर्लिंग पाउंड एज द बेस करेंसी। ठीक है, ये जो कैंड्यूरी कंपनी है वो किस में, किधर है, यूके में, पेरेंट कंपनी जो है कहाँ पे, यूके में। ओके, बात समझ में आ गई? तो बार बार वो कंपनी के नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा, वो कंपनीज कौन सी कंट्री में बेस्ड है उनके हमने नाम लिख दिए। ठीक है, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं, बट ध्यान रखना यहां पर हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं
उसके अंदर हम जो फिगर्स लिखेंगे वो सेटलमेंट करेंसी में नहीं लिखेंगे, मतलब सब फिगर्स हमारी पाउंड में नहीं आने वाली। अभी हम क्या करें, नॉर्मल जो फिगर्स लिख रखी है वो पूरी की पूरी लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखना क्या होगा, यूके, यूएस, कनाडा, जापान, यूके, यूएस, कनाडा, जापान, ये रिसीविंग, ये पेइंग। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब देखना यहां पर हम कैसे पूरा करने वाले हैं। अब ये जो कैंड्यूरी कंपनी है, ठीक है, ये जो कैंड्यूरी कंपनी है, इसको क्या करना है, लेकेमा कंपनी को, ठीक है, कैंड्यूरी कंपनी को जो है, लेकेमा कंपनी को क्या करना था, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स देना था, ठीक है। तो आप ऐसा बोलो, यूके को जो है, यूएस को क्या करना है, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स देना है, ठीक है। तो देखो हम लिख भी दे रहे हैं, यूके जो है, ठीक है, यूके जो है उसको यूएस को जो है क्या करना है, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स देना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं सभी की सभी फिगर्स जो है वो मिलियंस में है, ये सभी फिगर्स के आपके मिलियंस में। ये हमने क्या करा, 4.5 डॉलर्स लिख दिया, ठीक है, वैसे मिलियंस में तो क्या हो गया, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात समझ में आ गई? यूके को जो है यूएस को क्या करना था, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स देना था, तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आगे देखना, कैंड्यूरी कंपनी जो है उसको, जाइया कंपनी को जो है क्या करना था, 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स देना था, ठीक है। कैंड्यूरी कंपनी को जो है, जाइया कंपनी को 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स देना था, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, यूके को जो है, यूके को जो है कनाडा को कितना देना है, 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स देना है। यहां पर देखो क्या होगा, यूके को जो है, यूके को जो है कनाडा को 1.1 मिलियन जो है कैनेडियन डॉलर्स देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, आगे देखना, ये पहली दो चीज तो हो गई। आगे देखो, अब हम डायरेक्टली बोलते जा रहे हैं, जापान जो है उसको कनाडा को जो है कितना देना है, 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स देना है, ठीक है। जापान को जो है कनाडा को कितना देना है, 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स देने हैं, ठीक है। क्या होगा, जापान को कनाडा को देना है, ठीक है, जापान को पेमेंट करना है कनाडा को, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे कितने का पेमेंट करना है, 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का, ठीक है। यहां पर आप लिख दो CAD कितना, 3.2 मिलियन। बात समझ में आ गई? ओके, सब फिगर्स यहां पर हम जो लिख रहे हो मिलियंस में, ओके। आगे देखना, ये तीसरा जो चीज है वो भी हमने देख लिया। आगे क्या है, जापान को जो है पेमेंट करना है यूएस को कितना, 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स। जापान को जो है पेमेंट करना है यूएस को कितना, 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। जापान को यहां पर पेमेंट करना है यूएस को कितना, 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये भी हमने यहां पर लिख दिया। इसके आगे कनाडा जो है इसको पेमेंट करना है अब यूएस को कितना, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। कनाडा को पेमेंट करना है यूएस को कितना, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये भी आप लिख दो कि डॉलर 1.5, यहां पर कनाडा को पेमेंट करना है यूएस को, ठीक है, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखना, अब कनाडा जो है उसको पेमेंट करना है यूके को कितना, 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। बात समझ में आ गई? कनाडा जो है उसको पेमेंट करना है यूके को, ठीक है, कनाडा को जो है पेमेंट करना है यूके को कितना, 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। कनाडा को जो है पेमेंट करना है यूके को कितना, 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, ओके। ठीक है कि नहीं? यही हो रहा है ना इसका मतलब, कनाडा जो है उसको पेमेंट करना है यूके को कितना, 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। तो हमने वैसा लिख दिया, कनाडा को जो है यूके को पेमेंट करना है कितना, 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स,
ठीक है, आगे देखना, यूएस जो है उसको पेमेंट करना है जापान को, ठीक है, यूएस को पेमेंट करना है जापान को, कितना, 320 मिलियन जापानीज येन, ठीक है, यूएस को पेमेंट करना है, किसको, जापान को, ठीक है, कितना, 320 मिलियन जापानीज येन। तो यूएस को यहां पर पेमेंट करना है जापान को, कितना, 320 मिलियन जापानीज येन, 320 मिलियन जापानीज येन। यहां पर देखो यूएस जो है पेमेंट कर रही है जापान को, कितना, 320 मिलियन जापानीज येन। क्लियर, ये भी हमने लिख दिया। आगे देखो, अब जो है क्या है, यूएस जो है उसको पेमेंट करना है यूके को, कितना, 2.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, यूएस जो है उसको पेमेंट करना है यूके को, कितना, 2.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, को भी लिख देंगे, ठीक है। तो यूएस जो है उसको पेमेंट करना है यूके को, कितना, 2.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई? बाकी और कुछ है क्या? नहीं, तो फटाफट से यहां पर क्या करो, बाकी इधर जो है डैश लगा दो वैसे, ठीक है। यहां पर आपने क्या करा, ये मैट्रिक्स बना लिया, बट ध्यान रखना ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, इसमें क्या चीज हो रहा है, आपने जो पूरे बैलेंसेस लिखे हैं वो आपने सेटलमेंट करेंसी में लिखे हैं क्या? नहीं, ठीक है, आपने यहां पर ये जो मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, उसमें आपने ये जो बैलेंसेस लिखे क्या आपने सेटलमेंट करेंसी में नहीं लिखे, आपको क्या करना है भी नहीं, अब सेटलमेंट करेंसी में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। फटाफट से आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास देखो नीचे जो है एक्सचेंज रेट्स दे रखे, ठीक है, एक्सचेंज रेट देखना क्या है, तो यहां पर आपको डॉलर पर पाउंड जो है, डॉलर पर पाउंड कितना दे रखा है, 1.5938 ऑब्लिक 1.5962, तो मिड रेट क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका मिडल वैल्यू निकाल लो, 1.5938 प्लस 1.5962 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 1.5950 आ रहा है, ठीक है। उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया था आपको कि जब आप बैलेंसेस को कन्वर्ट करोगे सेटलमेंट करेंसी में तो आपको क्या करना है, स्पॉट मिड रेट यूज में लेना है, कि आपको स्पॉट मिड रेट यूज में लेना है। हमने क्या करा, मिड रेट निकाल लिया यहाँ पर। अब वैसे यहाँ पर भी मिड रेट निकाल लो, यहाँ पर आपको कैनेडियन डॉलर्स पर पाउंड जो है दे रखा है 1.5690 ऑब्लिक 1.5710, यहाँ पर मिड रेट क्या आएगा, 1.5690 प्लस 1.5710 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 1.5700 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही देखना यहाँ पर आपको जापानीज येन पर पाउंड जो है कितना दे रखा है, 131.91 ऑब्लिक 133.59, इसका भी मिड रेट क्या आएगा, 131.91 प्लस 133.59, ये जो आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 132.75। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर। फटाफट से कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सभी बैलेंसेस को, ठीक है, जो भी हमने बैलेंसेस पूरे लिख रखे, इन सभी बैलेंसेस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेटलमेंट करेंसी में कन्वर्ट करना है। और सेटलमेंट करेंसी क्या है, यहाँ पर पाउंड है, सेटलमेंट करेंसी क्या है, यहाँ पर पाउंड है, ठीक है। तो जहां जहां पर ये डॉलर्स है इसको आपको पाउंड में कन्वर्ट करना रहेगा, जहां पर भी कैनेडियन डॉलर्स है इसको भी आपको पाउंड में कन्वर्ट करना रहेगा, डॉलर है पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ये डॉलर जो इसको भी पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, कैनेडियन डॉलर्स जो इसको भी पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, कैनेडियन डॉलर्स इसको भी पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो जापानीज है इसको भी हम क्या करेंगे, पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? फटाफट से करते जाओ, ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट से यहां पर करते जाना। यहां पर देखो हम फिर से बना दे रहे हो मैट्रिक्स, यूके, यूएस, कनाडा, देन जापान, ठीक है। यहां पर भी देखो यूके, यूएस, कनाडा और जापान, ठीक है। यहां पर तो ये डैश आ गया। अब देखो 2.1 मिलियन डॉलर्स जो है, ठीक है, डेट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड्स। तो आप क्या करोगे, ये जो आपको डॉलर पर पाउंड का, जो आपको डॉलर पर पाउंड का एक्सचेंज रेट दे रखा था उसको आपको यूज में लेना रहेगा, तो स्पॉट मिड रेट जो है उसको हम यूज में लेंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, जो 2.1 मिलियन डॉलर्स है उसको आपको डिवाइड करना रहेगा 1.5950 से, ठीक है, क्योंकि आपको डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है और आपको जो एक्सचेंज रेट दे रखा है वो पाउंड का है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको 2.1 मिलियन डॉलर्स जो उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है, और आपको एक्सचेंज रेट जो है किसका दे रखा है, पाउंड का दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो 2.1 डिवाइडेड बाय 1.5950, ठीक है,
2.1 डिवाइडेड बाय 1.5950 कितना आ रहा है? 1.3166 आ रहा है। ठीक है, अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर रहे हो, ये आ रहा है आपका 1.3166। ठीक है, और ये जो हम पूरी फिगर्स लिख रहे हैं ये किस में रहेगी? आपकी पाउंड में रहेगी, और वो भी इन मिलियंस। ठीक है, सभी फिगर्स आपकी पाउंड्स में और क्या है? इन मिलियंस। बात समझ में आ गई? आपके पेइंग अफिलिएट से यहां से पेइंग लिख दो यहां पर, और ये क्या है? रिसीविंग है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखना। 3.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो है, इसको आपको अब क्या करना है? पाउंड में कन्वर्ट करना है। तब आप जो एक्सचेंज रेट यूज में लोगे कौन सा रहेगा? कैनेडियन डॉलर्स पर पाउंड का। ठीक है, और उसमें स्पॉट मिड रेट आपको यूज में लेना है, तो क्या है? 1.5700। तो कैनेडियन डॉलर्स को आपको पाउंड में कन्वर्ट करना है, और आपके पास जो एक्सचेंज रेट है वो पाउंड का है, तो उसको भी आपको क्या करना है? डिवाइड करना रहेगा। तो 3.4 डिवाइडेड बाय 1.5700। ठीक है, 3.4 डिवाइडेड बाय 1.5700 कितना आ गया? 2.1656 आ रहा है। हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 2.1656। क्लियर? इसके बाद देखना, आगे तो डैश ही है, उसको वैसे की वैसे लगा दो। इसके बाद 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है, इसको आपको क्या करना है? पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो 4.5 जो है, इसको डिवाइड कर दो आप 1.5950 से। ठीक है, ये 4.5 जो है, इसको आप डिवाइड कर दो 1.5950 से। क्या आएगा? देखो, ये आ रहा है आपका 2.8213। 2.8213। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड? 2.8213 मिलियन पाउंड्स। बात समझ में आ गई? फिर आगे डैश है, उसको लगा दो वैसे। देन 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है, ठीक है, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स को आपको फिर से क्या करना है? पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 जो है, इसको आप क्या करो? डिवाइड कर दो 1.5950 से। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5950 कितना आ रहा है? 0.9404। ओके, 0.9404। क्लियर? तो आपका ये जो था 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड? 0.9404 मिलियन पाउंड्स। ओके, अब 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है, इसको भी क्या करो? पाउंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1.4 जो है, इसको डिवाइड कर दो 1.5950 से। 1.4 डिवाइडेड बाय 1.5950 कितना आ रहा है? 0.8777। ठीक है, 0.8777। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखना। अब 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो, इसको आपको पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? जो 1.1 है, इसको आपको डिवाइड करना रहेगा 1.5700 से। कर दो 1.1 डिवाइडेड बाय 1.5700 कितना आ रहा है? 0.7006। ठीक है, 0.7006। तो जो 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड्स? 0.7006 मिलियन पाउंड्स। ओके, बाद में 2 डैश है, लगा देना वैसे। और आगे क्या लिखा हुआ है? 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। अब 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड्स? तो 3.2 जो है, उसको आप डिवाइड कर दो 1.5700 से। 3.2 डिवाइडेड बाय 1.5700 कितना आ रहा है? 2.0382 आ रहा है। ठीक है, 2.0382 लिख देना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? 3.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो, दैट इज इक्वल्स टू 2.0382 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, आगे डैश है यहाँ पर, ठीक है, लगा दो। और बाद में क्या है? 320 मिलियन जापानीज येन। ठीक है, 320 मिलियन जापानीज येन। अब 320 मिलियन जापानीज येन जो है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जापानीज येन पर पाउंड का जो एक्सचेंज रेट दे रखा था, उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा। और उसमें भी स्पॉट मिड रेट तो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। कितना है? 132.75 आया। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताना? आपको जापानीज येन जो है, उसको कन्वर्ट करना है पाउंड में, और आपको जो एक्सचेंज रेट दे रखा है वो पाउंड का है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 320 है, इसको आप डिवाइड कर दो 132.75 से। 320 डिवाइडेड बाय 132.75 कितना आ रहा है? 2.4105 आ रहा है। ठीक है, जब आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, ये आ रहा है 2.4105। ओके, तो 320 मिलियन जापानीज येन जो है, ये किसके बराबर है? 2.4105 मिलियन पाउंड्स के बराबर है।
ठीक है, इसके बाद क्या आगे 2 डैश है, लगा दो। क्लियर? टोटल निकाल लो फटाफट से, टोटल निकाल लो। ठीक है, यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल का कॉलम बना रहे हैं और यहां पर एक ये टोटल का रो भी बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फटाफट से यहां पर टोटल निकाल लो, कितना कितना आएगा, 1.3166 प्लस 2.1656 निकाल लो। 1.3166 प्लस 2.1656 कितना हो गया, 3.4822। ये दिख नहीं रहा होगा, रुको, 3.4822 दिख गया आप सभी को? ठीक है, अब देखना 2.8213 प्लस 0.9404 प्लस 0.8777 कर लो फटाफट। 2.8213 प्लस 0.9404 प्लस 0.8777 कितना आ रहा है, 4.6394। ठीक है, 4.6394। ठीक है, ये सब फिगर्स आप जो लिख रहे हो क्या है, पाउंड में, और वो भी इन मिलियंस। ओके, आगे देखना 0.7006 प्लस 2.0382, 0.7006 प्लस 2.0382 कितना हो गया, 2.7388। और आखिरी में जो है वो क्या आएगा, 2.4105। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? ओके, अब देखना कॉलम की जो है टोटल निकालते जाओ। 2.8213 प्लस 0.7006, 2.8213 प्लस 0.7006 कितना आ गया, 3.5219। बाद में 1.3166 प्लस 2.4105 निकाल लो, ये कितना आ रहा है, 3.7271। ठीक है, आगे 2.1656 प्लस 0.9404, 2.1656 प्लस 0.9404 कितना हो गया, 3.106। ठीक है, और बाद में जो है आखिरी वाला जो कॉलम है उसका भी टोटल निकाल लो। 0.8777 प्लस 2.0382, 0.8777 प्लस 2.0382 ये कितना आ रहा है, 2.9159। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स भी बना लिया। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, सेटलमेंट करेंसी को आइडेंटिफाई करना। तो यहां पर सेटलमेंट करेंसी कौन सा है आपका, पाउंड है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी आपके बैलेंसेस है उसको आप क्या करो, सेटलमेंट करेंसी में कन्वर्ट कर लो। हमने कर लिया, ये जो भी आपके बैलेंसेस थे उसको हमने क्या करा, सेटलमेंट करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने मैट्रिक्स भी बना ली है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, नेटिंग स्केड्यूल बनाना। ठीक है, हम नेटिंग स्केड्यूल देखो फटाफट से बना ले रहे हैं। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, नेटिंग स्केड्यूल बनाना। ठीक है, नाम लिख दो यहां पर, यूके, यूएस, देन कनाडा और जापान। ठीक है, रिसीट्स, पेमेंट्स, नेट रिसीट्स, और ये हो गया नेट पेमेंट्स। ठीक है, आप बताओ यूके का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, यूके का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 3.4822। ठीक है, ये यहां पर ये पूरे रिसीट्स है और ये क्या है, पूरे पेमेंट्स है। ठीक है, ये पूरे रिसीट्स है आपके और ये पूरे क्या है, नीचे पेमेंट्स है ऐसे। तो यूके का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 3.4822 है। ठीक है, लिख दिया 3.4822, और पूरा मिला के जो पेमेंट करना है वो कितना है, 3.5219 का, लिख दो 3.5219 का। नेट में बताना रिसीट्स आएगा कि पेमेंट्स आएगा, नेट में पेमेंट आएगा, कितने का, 3.5219 माइनस 3.4822 कितना आ रहा है, 0.0397 का। ये 0.0397 मिलियन पाउंड्स का क्या हो रहा है, नेट में पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब फिगर्स भी यहां पर क्या है आपकी
इन मिलियन पाउंड्स है। बात समझ में आ रही है? ओके, यहां पर यूके को जो है नेट में पेमेंट करना पड़ रहा है कितने का, 0.0397 मिलियन पाउंड्स का। यूएस के लिए देख लो, ठीक है, यूएस का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 4.6394। कितना, यूएस का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 4.6394। एंड पूरा मिला के जो पेमेंट है वो कितना है, 3.7271। 3.7271। यहां पर क्या दिख रहा है, क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि यूएस को क्या होगा, नेट में रिसीट्स होगा कितने का, 4.6394 माइनस 3.7271, कितना आ गया, 0.9123। 0.9123 मिलियन पाउंड्स का क्या होगा, नेट में रिसीट्स होगा यूएस को। ठीक है, मतलब यूएस बेस्ड कंपनी जो थी लेकेमा नाम की, उसको क्या होगा, 0.9123 मिलियन पाउंड का रिसीट्स होगा। ठीक है, यूके जो बेस्ड कंपनी थी, पेरेंट कंपनी, किंड्यूरा नाम था कुछ उसका, कैंड्यूरी कंपनी, उसका क्या होगा, नेट में पेमेंट होगा 0.0397 मिलियन पाउंड्स का। एंड कनाडा का जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितना है, देखो 2.7388। ठीक है, लिख दो, रिसीट्स कितना है पूरा मिला के 2.7388, और पेमेंट कितने का है, 3.106 का। लिखना, यहां पर क्या होगा, नेट में पेमेंट आएगा कितने का, 3.106 माइनस 2.7388, कितना हो गया, 0.3672। ठीक है, 0.3672। तो जो कनाडा बेस्ड कंपनी थी उसका क्या हो रहा है, नेट में पेमेंट आ रहा है 0.3672 मिलियन पाउंड्स का। ओके, जो कनाडा बेस्ड कंपनी है उसका नेट में पेमेंट आ रहा है 0.3672 मिलियन पाउंड्स का। कनाडा बेस्ड कंपनी का नाम मेरे ख्याल से जीआई कुछ था, जाइया ही था। ठीक है, जाइया। ओके, एंड बाद में जापान के लिए भी देख लेते हैं। जापान का जो है पूरा मिला के रिसीट्स कितना है, 2.4105 का। ठीक है, लिख दो, जापान का पूरा मिला के जो रिसीट्स है वो कितना है, 2.4105 का। एंड जापान का पूरा मिला के जो पेमेंट है वो कितना है, 2.9159 का। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, यहां पर भी क्या दिख रहा है, जापान का भी क्या होगा, नेट में पेमेंट आएगा कितना, 2.9159 माइनस 2.4105, कितना हो गया, 0.5054। ठीक है, कुछ जापान बेस्ड कंपनी है उसका भी क्या हो रहा है, नेट में पेमेंट आ रहा है 0.5054 मिलियन पाउंड्स का। क्लियर? यहां पर अब आप टोटल निकाल लो, नेट रिसीट्स और नेट पेमेंट्स का टोटल निकाल लो, क्या होगा आपका, 0.9123 आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? ओके, समझ में आ गया? तो यहां पर हमने मल्टीलेटरल नेटिंग का जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां पर क्या समझ में आ रहा है, नेटिंग शेड्यूल आपने बना लिया, और आखिरी में जब आप नेट सेटलमेंट करोगे तो कैसा होगा, वो जो यूके बेस्ड कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, 0.0397 मिलियन पाउंड्स इसको देना पड़ेगा, यूएस को देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो यूके बेस्ड कंपनी रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा, 0.0397 मिलियन पाउंड्स किसको देना पड़ेगा, यूएस को देना पड़ेगा। वैसी वो जो कनाडा बेस्ड कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, 0.3672 मिलियन पाउंड्स इसको देना पड़ेगा, यूएस को देना पड़ेगा। और वो जो जापान बेस्ड कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, 0.5054 मिलियन पाउंड्स जो है उसको देना पड़ेगा, यूएस बेस्ड कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा मिला के यूएस बेस्ड कंपनी को जो नेट में रिसीट्स कितना आ जाएगा, 0.9123 मिलियन पाउंड्स का आ जाएगा। बात समझ में आ रही? आप इसका एडिशन कर लो, सेम आएगा, 0.0397 प्लस 0.3672 प्लस 0.5054, कितना आ रहा है, 0.9123। ठीक है, तो नेट में जो है यूके बेस्ड कंपनी जो है, नेट में यूके बेस्ड कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, यूएस बेस्ड कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है, कितना, 0.0397 मिलियन पाउंड्स का। वैसी जो कनाडा बेस्ड कंपनी है उसको नेट में क्या करना पड़ रहा है, यूएस बेस्ड कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है, कितना, 0.3672 मिलियन पाउंड्स का। और जो जापान बेस्ड कंपनी उसको भी नेट में क्या करना पड़ रहा है, यूएस बेस्ड कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है, कितना, 0.5054 मिलियन पाउंड्स का। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसको पूरा मिला के नेट में कितना मिल रहा है, 0.9123 मिलियन पाउंड्स मिल जा रहा है। ओके, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर? चलो, और ये जो मल्टीलेटरल नेटिंग आप कर रहे हो उस वजह से क्या हो रहा है, आपको जो ट्रांसफर्स करना पड़ रहा था उसका अमाउंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, आपका जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो भी क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, पहले आपको जो ट्रांसफर करना पड़ता था, ठीक है, वो कितना रहता था, इसका पूरा टोटल, ठीक है, कितना आ रहा है, देखो 3.5219 प्लस 3.7271 प्लस 3.106
प्लस 2.9159 कितना आ रहा है 13.2709 मिलियन पाउंड आ रहा है। ठीक है, इसका जो टोटल है आपका ये कितना आ रहा है 13.2709 मिलियन पाउंड आ रहा है। तो अगर आप मल्टीलेटरल नेटिंग नहीं करते थे तो उस केस में क्या होता था, आपको जो पूरा मिला के ट्रांसफर करना पड़ता था उसका अमाउंट कितना रहता था 13.2709 मिलियन पाउंड रहता था। ठीक है, बट जब आप मल्टीलेटरल नेटिंग कर दे रहे हो तब आपको पूरा मिला के जो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, उसका अमाउंट कितना रहेगा सिर्फ 0.9123 मिलियन पाउंड्स का ही रहेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा आपकी ट्रांसफर कॉस्ट भी बहुत सारी बच जाएगी। ओके, तो यहां पर ये मैंने पूरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बता दिया, समझ में आ गया। उसने वही पूछा था ना, देखो, कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ अंडरटेकिंग मल्टीलेटरल नेटिंग बाय कैंड्यूरी कंपनी एंड इट्स 3 सब्सिडियरी कंपनीज फॉर द कैश फ्लोज ड्यू इन 3 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर मल्टीलेटरल नेटिंग करने के वजह से क्या होगा, जो ट्रांसफर करना पड़ेगा उसकी अमाउंट क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा हमारी ट्रांसफर कॉस्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा सेविंग्स हो जाने वाली। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर। तो स्टेप्स में फिर से आपको बता दे रहा हूं क्या क्या स्टेप होती है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट करेंसी। ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मल्टीलेटरल नेटिंग का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट करेंसी। और जैसा मैंने आपको बताया था सेटलमेंट करेंसी क्या रहेगा, ठीक है, बताओ सेटलमेंट करेंसी कौन सा रहता है। ठीक है, जो कंट्री में पेरेंट कंपनी बेस्ड है, ठीक है, उस कंट्री का जो भी होम करेंसी रहेगा उसको आप ज्यादातर क्या करते हो, सेटलमेंट करेंसी मानते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको ये नहीं दिया है पेरेंट कंपनी जो है कौन सी कंट्री में बेस्ड है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जिस करेंसी में आपके सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, जो आपकी मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, सेटलमेंट करेंसी मानोगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पूरे के पूरे जो बैलेंसेस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, सेटलमेंट करेंसी में। कन्वर्ट all the balances into settlement currency। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, मैट्रिक्स बनाएंगे हम। ओके, पहले आप बैलेंसेस जो है उसको पूरा कन्वर्ट कर लोगे सेटलमेंट करेंसी में। ठीक है, जो भी बैलेंसेस है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे सेटलमेंट करेंसी में। उसके बाद आप क्या करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे, पेमेंट मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, फिर फोर्थ वाला जो स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, नेटिंग स्केड्यूल बनाओगे। ठीक है, और फिफ्थ वाला जो स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, नेट में सेटलमेंट कर दोगे। ठीक है, जैसा यहां पर हम बता रहे थे ना कि जो यूके बेस्ड कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, यूएस बेस्ड कंपनी को 0.0397 मिलियन पाउंड्स का पेमेंट करना पड़ेगा। देन जो कनाडा बेस्ड कंपनी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसको 0.3672 मिलियन पाउंड्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो जापान बेस्ड कंपनी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसको 0.5054 मिलियन पाउंड्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आखिरी में आप नेट में सेटलमेंट कर दे रहे हो। वैसे बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, तो अगर इन केस इसका कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है मतलब डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर हो गया ये चीज? चलो, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी पूछ सकते हैं। अभी तो उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में क्या करा था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसने पूछ लिया था। ठीक है, 10 मार्क के लिए। अगर आप पूछना रहा तो हो सकता है क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी क्या करेंगे, 8 मार्क वगैरह का क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी करते आ जाना चाहिए, इसके लिए मैंने ये पूरा बता दिया है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और भी एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह पूछे गए वो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। ठीक है, जो आपके पहले डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसको ही क्या करा उन्होंने, एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके पूछ लिया। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो जो केस सिनेरियो 1 उन्होंने पूछा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब एकदम ही सिंपल चीज है। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये केस सिनेरियो 1 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछा जाता था, उन्होंने क्या करा, उसका सिर्फ अब क्या करा, एमसीक्यू में पूछ लिया। ठीक है, ये आपका बिजनेस वैल्यूएशन जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। केस सिनेरियो 1 जो है ये आपका बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, जो इंटर के स्टूडेंट्स है ना वो भी बना सकते हैं। उनको अगर मैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वगैरह का फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, तो इजीली वो स्टूडेंट, वो जो इंटर के स्टूडेंट्स है वो लोग भी ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे।
ठीक है, एकदम ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इस सिनेरियो 1 में, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हम वैसे भी सॉल्व करते आ रहे थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, बस उन्होंने अब क्या करा, इसको एमसीक्यू में बना के पूछ लिया। केस सिनेरियो 2 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन है, अर्ली डिलीवरी का, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और क्या होगा, इसको भी आप इजीली बना सकते हो। यही क्वेश्चन को पहले आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सॉल्व करते थे, अब उन्होंने क्या करा, इसको एमसीक्यू के इसमें पूछ लिया है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोला भी है, एक क्वेश्चन और होता है फॉरेक्स में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिफॉल्ट होने के बाद क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे सब पार्ट्स रहते थे हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, उसको क्या कर सकते हो लोग, एमसीक्यू के इसमें बना के पूछ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही। जो आपका एक्सटेंशन आफ्टर डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन है ना, कि डिफॉल्ट होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंसलेशन हो जाता है और बाद में एक्सटेंशन होता है, ठीक है। वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें जब वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछते थे तो क्या होता था, उसके बहुत सारे सब पार्ट्स रहते थे, तो अब क्या करेगा, उसको आईसीआई जो है एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ओके, तो जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनको आप बढ़िया से करके जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आप इजीली जो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसको आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। बस एक तो ये वाला एमसीक्यू जो पूछा था उन्होंने, ठीक है, केस सिनेरियो 3, ये क्या था, थोड़ा नया था, ठीक है। जो मल्टीलेटरल नेटिंग के कॉन्सेप्ट पे जो उन्होंने केस सिनेरियो 3 पूछा था, वैसे देखा जाए तो सबसे सिंपल था, सबसे सिंपल, ठीक है, सबसे जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, बट क्या था, थोड़ा सा नया था, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट वगैरह में आईसीआई ने इसके पहले कभी पूछा नहीं है, ठीक है। ना ही आरटीपी वगैरह में दे रखा है, ना ही मॉक टेस्ट पेपर में इसके पहले कभी पूछा था, ना ही पास्ट ईयर पेपर में पूछा था, और ना ही स्टडी मेट में भी दिया था। स्टडी मेट में भी सिर्फ क्या था, जब वो कॉन्सेप्ट समझाते तभी सिर्फ क्या करा था उन्होंने, एक एग्जाम्पल देके मतलब दे रखा था, उसी को सिर्फ उन्होंने क्या करा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में पूछ लिया, ठीक है। जब मल्टीलेटरल नेटिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं स्टडी मेट के अंदर, उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा था, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को इन्होंने क्या करा है, सिर्फ यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के बेस में पूछ लिया, सिर्फ क्या करा, फिगर्स को ट्वाइस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी फिगर्स थी उन्होंने क्या करा, उसको 2 टाइम्स कर दिया, आप चेक कर लो, ठीक है। सभी फिगर्स क्या हो गई है, 2 टाइम्स हो चुकी है, कि बाकी और कुछ भी चेंज नहीं था। ओके, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और भी एमसीक्यूज वगैरह जो है, ठीक है, अभी आरटीपीज में जो आए हैं नए एमसीक्यूज, और मॉक टेस्ट पेपर 1 मॉक टेस्ट पेपर 2 में जो भी एमसीक्यूज आए, ठीक है, भले ही सिंपल क्यों ना, उसको एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, तो क्या होगा, आपको भी क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एमसीक्यूज वगैरह कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको भलाई से अगर पहले ही सॉल्व करके देखना तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, इजीली आपके सभी एमसीक्यूज बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली जो है ये जो केस सिनेरियो 1 है मॉक टेस्ट पेपर 2 में और केस सिनेरियो 2 है, आप उसको एकदम इजीली बना पाओगे। वैसे ही जो मॉक टेस्ट पेपर 1 में उन्होंने जो 4 केस सिनेरियोज दे रखे, वो 4 के 4 केस सिनेरियोज एकदम ही ज्यादा आसान है। एक उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर है, एक मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर बेस्ड है, एक वहां पर आपका सिक्योरिटी एनालिसिस के इस पे, और एक आपका बॉन्ड वैल्यूएशन के इस पे, ठीक है, एकदम ही आसान है। 3 तो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है उसमें मॉक टेस्ट पेपर 1 में, ठीक है, जो केस सिनेरियोज है, ठीक है। तो 3 केस सिनेरियोज उसमें प्रैक्टिकल है, म्यूचुअल फंड वाला, मर्जर एंड एक्विजिशन वाला एंड बॉन्ड वैल्यूएशन वाला, ठीक है। और जो सिक्योरिटी एनालिसिस वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, उसको भी आप इजीली बना सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं कौन से है वो केस सिनेरियोज, 1 सेकेंड वेट करना। ओके, ये देखो मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 1 में जो केस सिनेरियो 1 पूछा है वो आपका क्या है, म्यूचुअल फंड का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था उसको उन्होंने क्या करा है, केस सिनेरियो केस में पूछ लिया है। ओके, केस सिनेरियो 2 जो है ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता था, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, इसको उन्होंने क्या करा, केस सिनेरियो केस में पूछ लिया है, ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर से। ठीक है, जो हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर उसमें हम इक्विटी वैल्यूएशन बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ते हैं, इसमें बॉन्ड वैल्यूएशन वाले पार्ट से ये पूछ रखा है। ओके, इसके बाद जो केस सिनेरियो 3 है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस वाले पार्ट से। ओके, एंड केस सिनेरियो जो 4 है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछते थे वही उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ओके, एमसीक्यूज आने की वजह से फायदा ही हुआ है, ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि क्या होगा, टाइम आपका बच जाएगा। ये जो उन्होंने केस सिनेरियोज पूछे हैं, ठीक है, अब ये जो भी प्रैक्टिकल वाले केस सिनेरियोज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, केस सिनेरियो 1 पूरा प्रैक्टिकल पार्ट था, केस सिनेरियो 2 पूरा प्रैक्टिकल पार्ट था, और केस सिनेरियो 4 जो है, ठीक है, ये भी पूरा प्रैक्टिकल पार्ट था। अब इसमें आपको पूरा लिखना तो नहीं, आप रफ में करोगे पूरा काम और फटाफट ऑप्शंस को टिक करके आओगे, तो वहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बहुत फायदा हो जाने वाला है आपको एमसीक्यूज आने की वजह से। ओके, और ये वाला जो केस सिनेरियो है, केस सिनेरियो 3, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो ये वाला केस सिनेरियो 3 में अभी आपको करा भी देता हूं। केस सिनेरियो 3 अभी के अभी मैं आपको करा दे रहा हूं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा और आपको देखना क्या होगा, पूरे के पूरे आंसर्स देते आ जाएंगे। सपोज यू आर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट
एंड फॉलोइंग 3 क्लाइंट्स हैव अप्रोच्ड टू यू सीकिंग एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन सिक्योरिटीज. ऑल दिस क्लाइंट्स हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड रिस्क एपेटाइट एज वेल एज परसेप्शन टू द मार्केट. ठीक है, तो बोल रहा है कि हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, हमारे पास क्या हो रहा है, 3 क्लाइंट आ रहे हैं. ठीक है, और इन तीनों क्लाइंट्स का अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग रिस्क एपेटाइट है और अलग अलग उनका परसेप्शन है मार्केट का. ओके, क्लाइंट ए देखो क्या बोल रहा है. क्लाइंट ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज and therefore he is looking at the credit rating of the securities as well as the financial ratios such as interest coverage, earning power, etc. and the general prospect of the industry. ठीक है, क्लाइंट ए को जो है, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जिससे उसको फिक्स्ड इनकम वगैरह आते जाए. ठीक है, और क्लाइंट ए जो है क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. ठीक है, जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, फिर फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह जो उसको भी वो चेक कर रहा है जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज, अर्निंग पावर रेशियो एक्सेट्रा. और जो भी इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है उसका जनरल प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है, उसको भी वो क्या कर रहा है, देख रहा है. ओके, क्लाइंट बी जो है देखो क्या बोल रहा है क्लाइंट बी के बारे में. क्लाइंट बी वांट्स टू अर्न अ फिक्स्ड इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय होल्डिंग द सिक्योरिटी टिल इट्स मैच्योरिटी. ठीक है, क्लाइंट बी को भी जो है क्या करना है, वो क्या करेगा, जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा उस सिक्योरिटी को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेगा और उसके ऊपर उसको क्या करना है, फिक्स्ड इनकम अर्न करना है. ठीक है, एकदम सिंपल चीज. क्लाइंट सी के लिए देखना क्या है, क्लाइंट सी वांट्स टू अर्न मोर बाय टेकिंग मोर रिस्क. ठीक है, क्लाइंट सी जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है. इसका मतलब क्या होगा, वो इक्विटी स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहेगा क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा रहेगी. और वही अगर आप क्या कर रहे हो, कंपनी के बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह में सब्सक्राइब कर रहे हो तो वहां पर रिस्क कम रहता है. ओके, क्लाइंट सी वांट्स टू अर्न मोर बाय टेकिंग मोर रिस्क, देयरफॉर ही इज मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. He believes that price reflects all information found in the record of past prices and volume. ठीक है, क्लाइंट सी को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अभी जो करंट प्राइस चालू है उसके अंदर क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मार्केट के अंदर वो पूरी की पूरी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है. बात समझ में आ रही? ओके, चलो. ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द एमसीक्यूज. अब देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यू फॉर क्लाइंट ए शैल बी. तो यहां पर देखो आपको एक हिंट मिल रही है किस सिनेरियो में कि क्लाइंट ए जो है उसको फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज वाली सिक्योरिटीज में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है. बट वो क्या कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग दिख रहा है सिक्योरिटीज की. इसके अलावा वो इंटरेस्ट का जो फाइनेंशियल रेशियोज है जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज वगैरह वो सब भी देख रहा है और इंडस्ट्री का जो जनरल प्रोस्पेक्ट है उसको भी वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये जो क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ था ना कि वो सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग को चेक कर रहा है. ठीक है, इससे बताना क्या पता चलेगा कि अगर सिक्योरिटी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है इसका मतलब क्या है, वहां पर डिफॉल्ट होने की चांसेस कम रहेगी. और अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा. ठीक है, यहां पर अब आप ऑप्शंस देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड और लिक्विडिटी. ठीक है, तो यहां पर बताना आप क्या बोलोगे आंसर. मेन फैक्टर पूछ रहा है. ठीक है, क्लाइंट ए जो है, क्लाइंट ए के लिए जब आप सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, क्लाइंट ए को क्या करना था, ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना था जिससे वो फिक्स्ड इनकम एवेन्यू जो है जनरेट कर पाए. ओके, बट साथ में वो क्या कर रहा है, क्लाइंट ए जो है क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी दिख रहा है सिक्योरिटीज का और साथ में फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह भी दिख रहा है और जो जनरल प्रोस्पेक्ट है इंडस्ट्री का वो भी दिख रहा है. ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग वहां पर दिख रहा है ना सिक्योरिटीज का, तो क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू जो है आपको क्या पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है वो पता चलेगा. क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम रहेगा, क्रेडिट रेटिंग अगर खराब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ठीक है, यहां पर जो मेन फैक्टर है वो क्या रहेगा, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी. बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर यील्ड टू मैच्योरिटी आंसर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा यील्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि यहां पर किधर भी ऐसा नहीं दे रखा था कि क्लाइंट ए जो है सिक्योरिटी जो है मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेगा, ऐसा दिया था क्या, नहीं, वो तो क्लाइंट बी केस में दे रखा था. ठीक है, तो क्लाइंट बी केस में जो मेन फैक्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका यील्ड टू मैच्योरिटी का रहेगा. बट क्लाइंट ए केस में कौन सा रहेगा, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहेगा. बात समझ में आ गई? ठीक है, और वो क्रेडिट रेटिंग जो उसने दे रखा था ना, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोल पा रहे हैं. बात समझ में आ रही? जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह चेक कर रहा है. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, उसको पता चल पाएगा कि अगर सिक्योरिटी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो डिफॉल्ट होने की चांसेस कम रहेगी, सिक्योरिटी का क्रेडिट रेटिंग अगर खराब है तो वहां पर डिफॉल्ट होने का चांसेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. बात समझ में आ रही? वैसे ही जब वो फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह भी देख रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर जैसे उसने फाइनेंशियल रेशियोज में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, ठीक है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है लेट्स सपोज करो बहुत कम है, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत कम है, तो वहां पर क्या होगा, डिफॉल्ट होने की चांसेस ज्यादा रहेगी. बात समझ में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम क्या बोलते हैं कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट जो है
कितना टाइम्स है इंटरेस्ट एक्सपेंस का वो आपको पता चलता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको क्या चीज पता चलती है, कंपनी का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है, दैट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, कभी भी जितना भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा रहे उतना बढ़िया रहेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो अगर लेट सपोज करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर कोई कंपनी का क्या है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब क्या है बहुत बड़ा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है वहां पर डिफॉल्ट होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वहां पर क्या होगा, जो क्लाइंट जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसको बराबर से इंटरेस्ट वगैरह का पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको वहां पर टाइमली मैनर में इंटरेस्ट वगैरह का पैसा मिलता जाएगा, वहां पर डिफॉल्ट वगैरह होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। बट अगर वही कोई कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है क्या है बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पर क्या है, ऐसा हो सकता है कि उसको टाइमली मैनर में इंटरेस्ट वगैरह का पैसा ना मिले, कंपनी वहां पर डिफॉल्ट वगैरह कुछ कर दे वैसा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है ये मेन फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यू फॉर क्लाइंट शैल बी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। आगे देखना जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, द मेन फैक्टर दैट हैव टू बी इवैल्यूएटेड इन द सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर क्लाइंट बी शैल बी, क्या रहेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी। क्लियरली क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्लाइंट भी जो है क्या कर रहा है, जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा उसको क्या करेगा, वो मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेगा, उससे क्या करेगा, फिक्स्ड इनकम अर्न करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे बेस्ट जो चीज रहेगी वो क्या रहेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी से आपको क्या पता चलता है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हो, ठीक है, ओवर दी टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई। यील्ड टू मैच्योरिटी जो है उससे आपको क्या पता चलता है, अगर आप सिक्योरिटी को जो है मैच्योरिटी तक होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है, तो ओवर द टाइम पीरियड जो है आप कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हो पर एनम। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो हम जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या होगा, 5 साल बाद मैच्योर होने वाला है, और हम क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी को पूरा 5 साल तक होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी के हमें क्या पता चलेगा कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बना पा रहे हैं पर एनम, ठीक है। अगर हम वो सिक्योरिटी को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हर साल में कितना बना पाएंगे वो हमें क्या होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी से पता चल पाएगा, ओके। एंड इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, देखो, इफ वीक फॉर्म एफिशिएंसी इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट देन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी जो है बोल रहा है इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी क्या हो रहा है, शेयर प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो कंपनी के क्या हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए, बट वो अभी तक क्या हुआ है, कंपनी के शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बट क्या हो रहा है, वो चीज अभी तक क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर प्राइस में जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि आप बताना कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करके अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो है प्रीवेल हो रही है मार्केट में, तो आप कौन सा एनालिसिस करके जो है अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो है क्या हो रहा है, कंपनी का इस साल का जो है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो है प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उसके रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आए, ठीक है। आपको जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको और चीजें पता चलेगी कि कंपनी जो है फ्यूचर में जो है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली, कंपनी को ऑलरेडी जो है बहुत सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं एडवांस में, ठीक है। कंपनी को जो है लेट सपोज करो और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट वगैरह के पास से जो है और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर में मिलने वाले, ठीक है। कंपनी का जो है सेल्स वगैरह क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है, उसके प्रॉफिट्स वगैरह की फिगर्स भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही, बट ये चीज अभी तक उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्या होगा, कभी ना कभी तो क्या होगा, नियर टाइम में क्या होगा, उसकी शेयर प्राइस बढ़ने ही वाली, ठीक है। उसका जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये पता चल रही है कि उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह बहुत तगड़ा आया है इस बार, ठीक है, उसकी सेल्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, उसके पास जो है बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट वगैरह के पास से भी मिले, ठीक है, वहाँ पर मतलब गारंटीड है पैसा आने ही वाला है गवर्नमेंट के पास से। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है इतना पक्का हो जाता है वहाँ पर पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना, ओके। वैसा वहाँ पर और क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ सकता है, मतलब ये सब अच्छी चीज़ें हो रही है ना कंपनी के साथ में, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये सब इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही है कंपनी के साथ में, बट ये चीजें क्या हो रही है, उसके शेयर प्राइस में नहीं दिख रही, ठीक है, मतलब उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा अभी तक, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, सेल्स वगैरह भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, बट क्या हो रहा है, अभी तक उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, नियर टाइम में उसका शेयर प्राइस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पैसा वहां पर अच्छा खासा बना पाएंगे। तो अगर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो है मार्केट में दिख रहा है आपको, तो फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो।
ओके, बात समझ में आती? क्लियर? चलो, ये केस सिनेरियो 3 जो था मॉक टेस्ट पेपर 1 का, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। ओके, बाकी के तो जो भी केस सिनेरियोस पूछे गए थे एमसीक्यूज में, वो पूरे के पूरे क्या प्रैक्टिकल पार्ट है, मतलब वही जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उन्होंने अब क्या करा, उसको एमसीक्यू केस में बना के पूछ लिया है, तो आप इजीली बना पाओगे। वैसे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और आरटीपी में भी जो भी केस स्टडीज वगैरह उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये जो केस सिनेरियो 3 यहां पर पूछा गया है, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 1 में, इसमें ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये आपका सिक्योरिटी एनालिसिस से था, ठीक है, और ये जो बचे हुए दोनों क्वेश्चंस है, ठीक है, पहले जो 2 क्वेश्चंस है ये आप बोल सकते हो आपके सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर से भी आप ले सकते हो उसको, ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस सिक्योरिटी एनालिसिस। वैसे तो हम जब सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ते तब हम साथ साथ में बिजनेस वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, वैसे अलग अलग हम पढ़ते ही नहीं चैप्टर्स, हम ये तीनों चैप्टर्स को क्या करते हैं, क्लब करके ही पढ़ते हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, देन सिक्योरिटी एनालिसिस, और कौन सा रहता है आपका बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ये जो केस सिनेरियो 3 था ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, इस चैप्टर से कंबाइन करके पूछा गया था। ओके, बात समझ में आ रही है कि YTM का जो कॉन्सेप्ट है आपका यील्ड टू मैच्योरिटी का, ये तो क्या होता है, हम बॉन्ड वैल्यूएशन में पढ़ते ही है वैसे, ठीक है। ये वाला जो सेकंड वाला MCQ था वो तो आपका वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये वाला सिक्योरिटी एनालिसिस किससे था, ठीक है, और ये जो पहला वाला MCQ था आपका, ये आप क्या बोल पाओगे, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट वगैरह जो हम पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वगैरह, ये सब भी क्या होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस में भी आता है, और क्या होगा आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन वगैरह में भी हम इसको पढ़ ही लेते हैं वैसे। ओके, ठीक है, तो होप सो आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, ठीक है, आपको मल्टीलेटरल नेटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा, उसका जो केस स्टडी है वो भी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, उसका जो हमने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एंड बाद में हमने जो केस सिनेरियो 3 सॉल्व किया है, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 1 से, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा होगा, आपको एमसीक्यू से डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली एमसीक्यूज में 25+ बना सकते हो एकदम आसानी से, और हो सके तो वहाँ पे 30 में से 30 भी बन पाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब के उन्होंने एमसीक्यूज पूछे है मॉक टेस्ट पेपर में, उससे यही लग रहा है कि एमसीक्यूज की लेवल जो है बहुत ज्यादा कोई टफ आने वाली नहीं है। ओके, और वैसे भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आपने अच्छे खासे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने अच्छे खासे कर लिए, आप इजीली जो है पूरे एमसीक्यूज बना ही पाओगे, ठीक है, और बहुत कम टाइम में। ओके, चलो, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ऐसी अब बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते जाएंगे। सुपर 60 क्वेश्चंस का भी जो है पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा, और बाद में सुपर 60 क्वेश्चंस हम पूरे के पूरे डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है, एंड ऑलरेडी जो है मैराथन रिवीजन जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ओके, सिर्फ एक डेरिवेटिव्स का बाकी है, तो डेरिवेटिव्स का भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपकी डेरिवेटिव्स की भी रिवीजन हो जाएगी, वरना फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, इन सबके जो है मैराथन सेशंस जो है 1 शॉट रिवीजन जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप जरूर से देख लेना। ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।